नमस्कार बच्चों, शिक्षा के चाहत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीकॉम 5th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स। बच्चों, सबसे पहले हम कभी भी कोई सब्जेक्ट जब पढ़ाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे आपका ज्ञान अधूरा है और आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है। तो देखो, हमारे सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इधर चैप्टर्स लिख रहा हूँ, इधर मार्क्स लिख रहा हूँ आपका। पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कंसेप्ट। बच्चों, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी 6 नंबर। तीसरा चैप्टर है मनी एंड इन्फ्लेशन। इससे आपका 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स। चौथा चैप्टर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये 10 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स। और पांचवा चैप्टर है कमोडिटी एंड मनी मार्केट। इसी को ISLM एनालिसिस भी कहते हैं या कर भी बोल सकते हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल आपका 10 मार्क्स हुआ, जोड़िएगा आपका 40 मार्क्स हो रहा है। नेट में अगर आप देखें तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका 40 हो गया। न्यू सिलेबस के भीतर अभी तक सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। मैं उसका पेपर यहाँ पे एज इट इज जैसा था वैसे ही रखा हूँ। तो देखिए, 2019 का ये पेपर है। इस पेपर में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन किस तरह का आया। तो देखिए, ग्रुप ए में आपका पास 2 चॉइसेस हैं और दिया हुआ है एक सम्स करना 2 मार्क्स का। इसी तरह नेशनल इनकम से जो सम्स आया है, एक थ्योरी आया है और एक प्रैक्टिकल आया है, बीच में और का साइन है 6 नंबर का। ये मनी मल्टीप्लायर और इन्फ्लेशनरी गैप, ये दोनों मनी इन्फ्लेशन से है। मनी इन्फ्लेशन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है, एक में फिर चॉइस दिया है। ये आपका चैप्टर 4 से एक क्वेश्चन आया है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन चैप्टर 5 में जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस दिया है। तो आगे एक चॉइस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। हम ये मान करके पढ़ेंगे और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपके सामने कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेबस जान गए, अब हमें कुछ बातों के बारे में समझना है। उन बातों के ऊपर समझाने के लिए मैं एक टेबल का सहारा ले रहा हूं, आप इसे देखिए, समझिएगा। मैं मान रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जॉब ज्वाइन किया। तो जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करोगे आपको कोई सैलरी मिलेगी। मान लेते हैं आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज। बच्चों, जब आपको 10,000 रुपीज मिलेगा तो क्या सारा पैसा खर्च कर दोगे? नहीं। बेवकूफ लोग होते हैं जो सारा पैसा खर्च करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचा लेते हैं। भाई, कोरोना महामारी ने एक चीज सिद्ध किया कि 6 महीना का जो लॉकडाउन है या आगे भी अभी चलेगा, तो इस लॉकडाउन में क्या हुआ, जो लोग पैसा सेव करके रखे थे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, वरना लोग को सुसाइड तक किए हैं।
तो सेविंग बहुत जरूरी है। आपने 7000 का कंजम्पशन किया और आपकी सेविंग्स हो गई 3000। ठीक है, ये आपका सेविंग्स है। अब यहाँ पे हमें 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। एपीसी क्या होता है बच्चों? एपीसी होता है सी बाई वाई, एपीएस होता है एस बाई वाई, एमपीसी होता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, और एमपीएस होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट है। तो देखो एपीसी हमारा क्या होगा बच्चों, आप ध्यान से अगर देखोगे तो एपीसी आपका हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.3। सिमिलरली एपीएस होगा 7000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.7। हम एमपीसी एमपीएस अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी हो गई 20,000। अब देखो हमारा इनकम बढ़ेगा तो नेचुरल सा बात है हमारा खर्चा भी तो बढ़ेगा। अब 7,000 में हम क्या कर पा रहे थे? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे थे। लेकिन जैसे बेसिक नेसेसिटी में रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, मोबाइल, अब यहाँ से मान लो हमको आधा किलोमीटर जाना पड़ता था तो हम पैदल ही जाते थे ताकि पैसा बचे, लेकिन अब तो यार 20,000 मिल रहा है। पहले हम रोटी खाते थे, अभी थोड़ा जूस भी पी सकते हैं। अब आधा किलोमीटर पैदल क्यों जाएंगे, टोटो पकड़ लेंगे। इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। हमारा अब खर्चा हो गया 12,000, मेरी सेविंग हो गई 8,000। तो एपीसी कितना आया? 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू, सॉरी 10 नहीं होगा 20 होगा, 0.4। और एपीएस हो गया 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये हो गया बेटा आपका 0.6। अब देखो आपका कंजम्पशन पहले 7,000 था, अब हो गया 12,000, तो कितने का चेंज हुआ बच्चों? चेंज इन सी इज इक्वल टू 12 में से 7 घटाओगे 5,000 का हुआ। इसी तरह आपका इनकम पहले 10,000 था, अब हो गया 20,000, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10,000। तो बेटा यहाँ पे आपका हुआ 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली आपका सेविंग पहले 3,000 था, अब 8,000 हो गया, तो चेंज इन सेविंग कितना का हुआ? 5,000 का। चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू 5,000। तो देखो यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.5। अब क्या हुआ बच्चों, नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में आपका इनकम हो गया 30,000, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन हो गया आपका 15,000। सेविंग कितना होगा बच्चों? 15,000 होगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट, 15,000 बटे 30,000 कितना आया? 0.5 आया। 15,000 बटे 30,000 कितना आया? 0.5 आया। आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? 12 से 15 हुआ। 3,000, 3,000 बटे 10,000 0.3 आया। और 8 से 15 हुआ, यानी 7,000 का चेंज हुआ और इनकम में 10,000, तो ये 0.7 आया। तो बच्चों इस टेबल से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया है? इस टेबल से एग्जाम में एपीसी के ऊपर पूछा है क्वेश्चन,
एपीएस के पूछा है, एमपीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एमपीएस के ऊपर पूछा है। अभी आगे थोड़ा देर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि प्रूव करो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू भी 1 होता है, प्रूव करना है। तो बच्चों हमको पता है, अभी यहाँ से हम एक चीज जान गए कि कंजम्पशन 7,000 और सेविंग 3,000 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा 10,000। यानी इस चीज का हमको भली भांति ज्ञान हो गया है कि C प्लस एस इज इक्वल टू क्या होता है, Y होता है। तो हम दोनों साइड अगर Y से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, ये कट गया, 1 बचा। C बाई वाई प्लस एस बाई वाई इज इक्वल टू 1। और कंजम्पशन बाई इनकम अभी बताया क्या होता है बच्चों, एपीसी होता है, प्लस सेविंग बाई इनकम क्या होता है, एपीएस होता है, इज इक्वल टू 1। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपका ये 2 मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स आपका कंफर्म हुआ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिए, आपका चेंज इन इनकम कितना था, 5,000, और चेंज इन सेविंग कितना था, 5,000, दोनों को जोड़ोगे तो चेंज इन इनकम आ जा रहा है, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन 5 था, चेंज इन सेविंग 5 था, तो दोनों को जोड़े तो चेंज इन इनकम आ गया 10,000। ठीक है, अब देखो, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ये कहा जा सकता है। अब इसी प्रकार से हम दोनों साइड चेंज इन वाई से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये कट के 1 बचा, यहाँ हुआ चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो एग्जाम में देखो, अभी मैंने आपको जो टेबल के माध्यम से चीजें समझाई, इसमें से 6 चीजें आई थी। एक एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी का डेफिनेशन, एपीएस का डेफिनेशन, एमपीसी का डेफिनेशन, एमपीएस का डेफिनेशन, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आगे देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना चाहिए आपको। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन वेयर फ्रॉम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर एनी चेंज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहां एक दूसरे को कट करता था वहीं पे क्या आता था, यहाँ प्राइस आ जाता था और यहाँ क्वांटिटी आ जाता था। तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है जहां से कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक यहाँ पे प्रोडक्शन का डेफिनेशन बताऊंगा। प्रोडक्शन रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो भाई यूटिलिटी जब क्रिएट करते हो तो प्रोडक्शन है, और उसी यूटिलिटी को जब डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कंजम्पशन हो जाएगा। जैसे ब्रेड बनाना क्या हुआ, प्रोडक्शन है, और उसी ब्रेड को अगर हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। अब देखो, इतना सा लिखने से नहीं होगा, ये 11 क्लास का डेफिनेशन है, और आप जो पढ़ रहे हो वो आपका कौन सा क्लास है, 5th सेमेस्टर, बीकॉम 5th सेमेस्टर। इन केनेशन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। अब केनेशन थ्योरी क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। इन केनेशन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बाय कंजम्पशन में मीन कंजम्पशन ऑफ द हाउसहोल्ड और प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब समझो आप, किसी भी इकोनॉमी के भीतर 4 सेक्टर्स होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के भीतर में 4 सेक्टर्स होते हैं।
कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सबके दिमाग में यही आया होगा, ये नहीं होगा। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। हाउस होल्ड क्या करता है बच्चों? हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। फर्म क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। और फॉरेन सेक्टर क्या करता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी इसको नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये चार सेक्टर से, चारों सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है इन्हीं आइटम्स पे होता है। तो वही बोला कि केनेशियन थ्योरी में हम कंजम्पशन का मतलब क्या समझते हैं? वी मीन कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों। और सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स में बी डिफाइंड एज द एक्सेस पार्ट ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन के ऊपर जो हम, मान लो मेरा इनकम 10,000 है, मैंने कंजम्पशन किया 7,000, तो मेरा सेविंग हुआ 3,000। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा जो मेरा पोर्शन है। अब रिलेशन बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेविंग, अभी ऊपर बताया कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है। बोल रहा है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज यूज्ड ओनली फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग पर्पस। बोल रहा है कि सिर्फ कंजम्पशन और सिर्फ सेविंग हो रहा है, यानी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन और सेविंग पे ही खर्चा हो तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होएगा। द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल सेविंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पता है, पूरक होती है। अब मैं आगे चलने से पहले आपको पहले बताना चाहूंगा केनेशियन थ्योरी क्या है। ध्यान से सुनना। केनेशियन थ्योरी बच्चों, केनेशियन थ्योरी जानने के पहले आपको थोड़ा ये जानना चाहिए कि भाई क्लासिकल थ्योरी क्या है। बच्चों, आपने सभी को ही एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के माध्यम से इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। जब ये बुक आई थी 1773 में, 1773 में ये बुक आई थी और तब से इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और एडम स्मिथ उनके फॉलोअर्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या क्लासिकल डांस करते हैं? नहीं बेटा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट था कि इकोनॉमी के भीतर जो कुछ भी होता है ना, वो ऑटोमेटिकली होता है। अब ऑटोमेटिकली कैसे होता है? ऑटोमेटिकली होता है डिमांड और सप्लाई के चलते होता है। डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। जहां एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है, ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। आप भी देखो, मार्केट में डिमांड कोई चीज का ज्यादा होगा, दाम बढ़ जाएगा। डिमांड कोई चीज का कम होगा, दाम घट जाएगा। सप्लाई किसी चीज का कम हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। सप्लाई कोई चीज का बढ़ जाता है, दाम घट जाता है। गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर करती है? नहीं। क्या व्यापारी चाहते हैं कि दाम इतना ऊपर नीचे जाए? नहीं चाहते हैं। ऑटोमेटिकली होता है। इसी को उन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड। आप लोग, बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग गोल पोस्ट में गोल किए होंगे। सॉरी, इंडिविजुअल नहीं, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड इसको बोला। किसको? ये ऑटोमेटिक जो फेनोमेना काम कर रहा है ना, इस चीज को एडम स्मिथ ने क्या कहा? इनविजिबल हैंड।
तो बस क्लासिकल के बारे में इतना जानना आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा कुछ जानने का है नहीं। अब क्लासिकल जान गए, अब जानो केनेशन क्या होता है। बच्चों, अमेरिका में 1929 से 1934 के बीच आया द ग्रेट डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महामंदी। मतलब बहुत भयंकर वाली मंदी आई थी। अब कुछ बच्चों को नहीं पता तो बता देता हूँ। ये है बेटा बिजनेस साइकिल। क्या है ये? बिजनेस साइकिल। इसको बोलते हैं हम लोग बूम। इसी तरह ये भी बेटा आपका हो गया बूम। इसको बोलते हैं रिसेशन। इसको बोलते हैं रिकवरी। और ये जो लास्ट वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं डिप्रेशन। मैं एक एग्जांपल से बताऊं। मान लो यहाँ आपके पास 100 करोड़ रुपया है, यानी आप करोड़पति हो। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका रुपया खत्म होते जा रहा है। 90 करोड़ बचा, 80 करोड़ बचा, 70 करोड़ बचा, 60 करोड़ बचा। डिप्रेशन मतलब तुम कंगाली हो गए, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा, जीरो हो गया। तो ये अचानक जीरो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो धीरे धीरे जब आपका डिमांड वगैरह घटता है उसको रिसेशन बोलते हैं। फिर बूम मतलब फिर 100 करोड़ पे खड़ा होना है। तो अचानक क्या कोई 100 करोड़ कमा लेता है? नहीं, फिर धीरे धीरे कमाएगा। पहले 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे करते करते 100 करोड़ पे वापस जाके खड़ा हो जाएगा। तो ये बिजनेस साइकिल है जो कि चलता रहता है। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी होती रहती है। तो अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में 1929 से लेकर के 1934 के बीच में द ग्रेट डिप्रेशन आया था। द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट वर्ड से सोच लो कितना खतरनाक वो डिप्रेशन हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं महामंदी। ठीक है, अब देखो बच्चे, हुआ क्या, जब ये द ग्रेट डिप्रेशन आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत खराब स्थिति में थी। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था इकोनॉमी के भीतर, जितने भी। और आप सभी को पता है अमेरिका कौन सा इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका था? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का था। जब मंदी आ गई तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमी और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो 1936 में प्रोफेसर जे एम किन्स यानी जॉन मैनर्ड किन्स ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में उन्होंने कहा, अच्छा एक और बात बता दूं, इनके जो गुरु थे वो थे प्रोफेसर मार्शल। मार्शल खुद एक कैपिटलिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दिया वो कैपिटलिस्ट के उलट दिया। ये बोले, आप लोग एक शब्द सुने होंगे कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार कौन लेता है? भगवान ही लेते हैं। इसी तरह जॉन मैनर्ड किन्स ने कहा कि इकोनॉमी के भीतर ये बिजनेस साइकिल क्यों चलता है। भाई अगर इकोनॉमी को $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब वो बूम पे रहेगी। और वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोगों का डिमांड कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? डिप्रेशन में चली जाएगी। तो वो बोले कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किसको करना था?
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को वो नहीं किए ना, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। भाई सिंपल सा बात है, हमको स्कूल में पढ़ने जाना है, अगर सरकारी स्कूल अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में जाएंगे। मान लो प्राइवेट अवेलेबल नहीं है तो सरकारी में जाएंगे। हमको खाना खाना है, या तो हम कमा के खाए या गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराए। इसी तरह इकोनॉमी के भीतर में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। वो इन्वेस्टमेंट दो तरीका से हो सकता है, या तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करे या फिर गवर्नमेंट करे। तो जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर रहे, इसलिए तो इकोनॉमी भीतर जा रही है, गिरती जा रही है। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए था? गवर्नमेंट को करना चाहिए। बस यही केनेशियन थ्योरी है। केनेशियन थ्योरी कब कब उपयोग में लाई गई? एक तो 1929 से लेकर के 1934 के बीच जो ग्रेट डिप्रेशन था तब। इसके अलावा 2008 में भी ये काम आई थी। तब क्या हुआ था? सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस। आप इसके बारे में पढ़िएगा कहीं पे, मैं आपको जिक्र नहीं करूंगा। और ये जो 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन जो हुई है, इसमें भी ये थ्योरी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप सभी जानते हो कि आजकल मैं कॉमर्स पढ़ाना छोड़ दिया हूँ। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स, 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आईएएस के बैचेस को पढ़ा रहा हूँ। आईएएस में अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे और वो बच्चा अगर दिल्ली जाएगा, आप किससे पूछोगे हमको आईएएस का तैयारी करना है, तो जनरली लोग मना कर देते हैं। इसका कारण है कि इसका ट्यूशन फीस 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है, प्लस दिल्ली में जाकर के रहने खाने का खर्चा। अब वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 3 लाख में कर लेता है, अगर 3 लाख में रह खा लेगा 10 लाख खर्चा हो, अदरवाइज 5 से 10 लाख रुपया आपको वहाँ कोचिंग का तैयारी करने में, रहने खाने में लग जाता है। बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब उन्हीं टॉप कोचिंग के जो क्वालिफाइड बच्चे हैं या जो पढ़े हैं, उन लोगों से हम लोग अपने यहाँ क्लासेस करा रहे हैं, और मात्र 9,999 रुपया में, 9,999 रुपया में आपको पूरा यूपीएससी का क्लासेस मिल जाएगा, प्री कम मेंस। इसके साथ साथ अगर आपको एसए, ऑप्शनल, इंटरव्यू का भी क्लासेस चाहिए तो 21,000 रुपया में हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा बैंक, रेलवे, एसएससी का क्लास लेना चाहे तो उससे 3,333 रुपया देना है, और 1 साल नहीं, ये हमारे ऐप पे टाइम अलग अलग दिया रहता है, उस पर आप देख लीजिएगा कितने साल का वैलिडिटी है, उसके आधार पे है। तो मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम यहाँ नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से क्या क्या बातें समझ में आ गई? एक सिलेबस समझ में आ गया, क्या है सिलेबस, फिर ये 6 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, फिर इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन, सेविंग रिलेशन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है इस बात पे, ठीक है, ध्यान दो। और ये हम लोग ऐसे चलेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है, कैसे आपको लिखना है। 1990 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। तो जब ये आया था तो अगर ये 2 मार्क्स का है तब तो खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ दोगे, बट अगर ये 6 मार्क्स का है तो डेफिनेशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों लिखोगे। इसी तरह 1995, 97, 2000, 2004 शॉर्ट नोट, यहाँ पे भी वही बात है कि अगर 2 मार्क्स का है तो डेफिनेशन लिखना, 4 या 6 का होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना। 2013-15 में क्लियरली बोल दिया कि पहले डेफिनेशन लिखो, ये 2 मार्क्स का था, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये भी 2 मार्क्स का था। 2016 में 2 मार्क्स में ही आया था कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है इसको समझो बच्चों। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है ये समझो। वाई एक्सिस पे अगर कोई चीज है तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बोलोगे भैया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या अंतर है? इंडिपेंडेंट मतलब आप ऐसा समझो ना, आपका इनकम 10 से 20 होगा तब तो आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, आप अपना मन से कंजम्पशन बढ़ा दोगे क्या? या कंजम्पशन आप कमा 10 आ रहे हो, 20 कंजम्पशन कर दोगे तो आपका कमाई बढ़ जाएगा? नहीं, आपका कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। तो कंजम्पशन फंक्शन में बी डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू एफ वाई। इसका मतलब हुआ कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इसी को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, अभी तक एग्जाम में ये पूछ देगा तो याद रखना कि इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। According to Professor Keynes, total consumption expenditure of the country in the short run ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला नहीं, डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? नेशनल इनकम पे। स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन। अब बोलो स्टेबल क्यों बोला है? बच्चे एक साल में आपका सैलरी तो फिक्स है ना, तो आप फिक्स खर्चा ही तो करोगे। और डिपेंडेंसी इसलिए क्या, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। Relation among national income and consumption expenditure of any country is called consumption function of propensity to consume. Thus, C is the function of income. ठीक है बच्चों? अच्छा, किसी बच्चे को अगर इकोनॉमिक्स का कोर्स करना हो तो मेरा ऐप है शिक्षा की चाहत। उस ऐप को डाउनलोड करोगे और आपको इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर लिख करके कोर्स मिल जाएगा। फीस क्या रहेगी ये डिपेंड करता है किस टाइम आप खरीदते हो, तो मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे आपको बैंक, रेलवे, एसएससी का भी कोर्स मिलेगा। इसके अलावा आपको यूपीएससी का भी कोर्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी आपको मिल जाएगा। अब देखो 2 मार्क्स का आया एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना कि यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, यहां से यहां तक लिखे काम खत्म, आधा नंबर मिलेगा एग्जाम में। 5th सेमेस्टर में मार्क्स लाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम है, मैं छोटा सा डायग्राम साइड में बना भी दे रहा हूँ। ये देखो, कुछ नहीं करना था। ये हो गया ए बी आपका कंजम्पशन फंक्शन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। ये मान लो एक्स एक्सिस पे आप नेशनल इनकम ले रहे हो, ये आपका इनकम है, कंजम्पशन इतना है। आपने इनकम बढ़ाए, आपका कंजम्पशन और बढ़ गया, आपका इनकम और बढ़ा, आपका कंजम्पशन और बढ़ गया। ठीक है? अब बच्चों ध्यान देना, सॉरी, आपका इनकम डबल हुआ बट कंजम्पशन डबल हुआ क्या? नहीं। इनकम डबल होने से कंजम्पशन कभी भी डबल नहीं होता है। कंजम्पशन बढ़ता है बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम रहता है। लेकिन सेविंग्स में देखो, आपका इनकम बढ़ा और सेविंग्स डबल से भी ज्यादा हो गया, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग बढ़ेगा, लेकिन वो रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम होता है। ठीक? अब ये क्या है बेटा? ये एक्सप्लेनेशन है, यही डायग्राम का, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख देना। इसके लिए माथा पच्ची करने का दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? अरे इतना तो पता है कि वाई एक्सिस पे हम लोग कंजम्पशन इनकम नेशनल इनकम ले रहे हैं, ये ओरिजिन है, ऊपर एक्स एक्सिस पे कंजम्पशन है, ये भी मेरा कंजम्पशन फंक्शन, ये लिख ही दोगे। अब बेटा ये क्या चीज है? ये जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ? बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो कंजम्पशन का एक इक्वेशन होता है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब इनकम, बी मतलब क्या हुआ? एमपीसी। अभी आगे बताऊंगा कैसे एमपीसी हुआ। और ए का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब बोलोगे भैया ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब क्या होता है? तो बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हुआ, हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, 200 प्लस 0.8 वाई। हमारा कंजम्पशन फंक्शन है 200 प्लस 0.8 वाई। ए का मतलब होता है
कि अगर आपका इनकम जीरो है तो आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो। आपका इनकम जब जीरो है तो आप जो कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन जो करते हो वही ये होता है। तो जो सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपका कमाई बंद हो जाए, आपका नौकरी छूट जाए, आप घर में बैठ जाओ, कुछ भी करो, खाना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे, वो खर्चा तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका इनकम जीरो होने पे भी जो आप खर्च करते हो ना, वही आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब बी 0.8 वाई का मतलब क्या हुआ? बी मतलब एमपी से, एमपी से क्या था? चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, यानी आप जितना कमा रहे हो उसका आपके इनकम में जो चेंज होगा उसका 80% आप खर्च करोगे। अगर आप 10,000 कमाओगे तो 8,000 खर्च करोगे, 20,000 कमाओगे तो 16,000 खर्च करोगे। ये इसका मतलब है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक रिलेशन, बता ही दिया था। और ये बोल रहा है एमपीसी जीरो से ज्यादा और एक से कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज हो गया है, आगे चलते हैं। हम्म यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। एमपीसी क्या होता है बच्चों? एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। अब देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कंजूस और एक होते हैं अय्याश। मान लो आपके इनकम में चेंज हुआ 10,000 का, अय्याश करेगा पूरा का पूरा 10,000 उड़ा देगा, तो आपका एमपीसी कितना हुआ? 1। लेकिन कंजूस क्या करेगा? इनकम में 10,000 का चेंज हुआ लेकिन वो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा, तो एमपीसी कितना हुआ? 0। तो वही बोल रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एमपीसी हमेशा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। और एपीसी डिक्रीज इज नेशनल इनकम इंक्रीज। बेटा अभी ऊपर टेबल में देखो, आप देखो आपका एपीसी पहले क्या था? 0.3, फिर क्या हुआ? 0.4, फिर क्या हुआ? 0.5। यानी जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जा रहा है आपका एपीसी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। एमपीसी में क्या हो रहा है? 0.5। अच्छा माफ करना, मैंने एक थोड़ा गलती कर दिया। गलती कहाँ हुआ कि मैं एपीसी की जगह एपीएस लिख दिया, और ये यहाँ थोड़ा गलती हो गया मुझसे। ये होगा बेटा आपका एपीएस और ये होगा आपका एपीसी। ठीक है। कंजम्पशन बाई इनकम 7,000 बटे 10,000, 0.7, 12/20 और 15/30। सेविंग है 3,000 बटे 10,000, 8/20 और 15/30। रेक्टिफाई कर लेना इसको, मिस्टेक। तो आप ये देखो आपका इनकम क्या हो रहा है। इनकम पहले एपीसी 0.7 था, फिर 0.6 था, फिर 0.5 है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन है वो लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम है। आप अपना इनकम का जो प्रोपोर्शन था कंजम्पशन पे वो घटाते जा रहे हो, लेकिन एपीएस में क्या हो रहा है? ये लगातार बढ़ते जा रहा है। देखो 0.3, 0.4, 0.5, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब देखो तो एपीसी डिक्रीजेस, नेशनल इनकम इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ एमपीसी टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज। अभी मैंने जो दिखाया उसमें डिक्रीज दिखाया, पहले 0.5 था, फिर 0.3 हो गया। कांस्टेंट कब होता है? जब वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, 1 मिनट। देखो यहाँ देखो नोट जो दिया हुआ है
अगर वो एमपीसी स्ट्रेट लाइन है तो एमपीसी हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अगर वो कर्व है तो क्या होगा, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं एपीसी के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या क्या आया था वो देखो, अपने को क्वेश्चन से मतलब रखना है, क्या क्वेश्चन आया, कैसे आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आप नहीं समझोगे तो आपका वाट लग जाएगा। क्या लगेगा, वाट। 2014 में एमपीसी एमपीएस का डेफिनेशन पूछा, 2015 में एपीसी एपीएस का पूछा है, 2019 में हाउ वुड यू गेट एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, कैसे आएगा ये पूछा है। 2015 में कंसिडर अ लीनियर टाइप, लीनियर टाइप मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, डिफाइन एमपीसी, उसका रेंज क्या होता है। तो अभी तो एमपीसी का रेंज मैं बताया कि वो अय्यास और कंजूस वाला, कि 0 से 1 के बीच में ही रहता है। एक्सप्लेन ग्राफिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू एपीसी एंड एमपीसी विथ राइज इन इनकम। अभी ये भी बताया कि इनकम राइज होने से क्या करता है, दोनों ही फॉल करता है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली पूछा है तो वो ग्राफिकली भी अपने शो करेंगे इसको। देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी मेजर्स द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड लेवल ऑफ इनकम। किसका रेशियो है, कंजम्पशन का और इनकम का। इन अदर वर्ड्स, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम इज एपीसी, यानी सी बाई वाई, जो अभी आपको बताया था। लेकिन बच्चों फिर से वही बात, अगर आप लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा। आपको आधा नंबर तो चाहिए नहीं, आपको 2 में 2 चाहिए, तो आपको डायग्राम देना पड़ेगा। अब ये डायग्राम कैसे बनाओगे तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, इसको समझो, ध्यान देना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन कर रहा है ए बी। अब मान लो 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, यहाँ पे डी ले लो और यहाँ पे ई ले लो, और दोनों को एक्स एक्सिस पे टच करा दो। ये एक पॉइंट हो गया एम, ये एक पॉइंट हो गया M1। अब बच्चों आप देखो, एपी से क्या होता है, सी बाई वाई, और आपको पता है कि हम एक्स एक्सिस पे वाई को मेजर करते हैं और वाई एक्सिस पे मैंने एन वाई लिख दे रहा हूँ, नेशनल इनकम, और यहाँ पे कंजम्पशन को मेजर करते हैं। तो बच्चों आपसे पूछे कि एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे आपका एपीसी क्या होगा, तो कंजम्पशन बाई इनकम, कंजम्पशन तो हम लोग वाई एक्सिस पे यानी स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, तो आपका कंजम्पशन कितना है, डी एम। ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है यही तो कंजम्पशन को शो कर रहा है, ये हो गया बेटा डी एम। और इनकम किसको शो कर रहा है, इनकम ये वाला लाइन शो कर रहा है ओ एम, ओ से लेके एम तक आपका क्या शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है। इसी तरह एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे हमारा एपीसी क्या है बच्चों, ई एम वन डिवाइडेड बाई ओ एम वन। ये पूरा का पूरा आपका कंजम्पशन है और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, इनकम है। ठीक है बच्चों, और ये वाला आपको करने का कोई जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ देना, इसको काट देना, बस आप ये 2 स्ट्रेट लाइन ही बना के काम चला लेना। इन द अबव डायग्राम अपने से समझा देना। बस यहाँ तक लिखना, इसके बाद वाला पॉइंट काट दो, ये करना नहीं। ठीक, अब एमपीसी देखो, एमपीसी कैसे निकालोगे। एमपीसी का भी शुरू का फंडा सेम है, डेफिनेशन वगैरह देखो। एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिंग एंड चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स अपने एमपीसी चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई बोल सकते हैं। फिर आपको आधा नंबर मिलेगा अगर ये करोगे तो। आपको 2 में 2 तभी मिलेगा जब ये डायग्राम दे करके पूरा शो करोगे। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे आप नेशनल इनकम मेजर कर रहे हो,
ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ए बी कंजम्पशन कर्व है, ये एक पॉइंट हो गया डी, इससे एक लाइन नीचे खींचो एम, एक पॉइंट हो गया ई, इसको नीचे खींचो M1। अब यहाँ खाली करना क्या है, चेंज निकालना है। तो पहले आपका इनकम यहाँ था, अब आपका इनकम यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट का नाम दे दो F। अब अगर आपने, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, अब ये हाथ से खींचा थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्केल से देखो ये खींचा तो एकदम पैरेलल है, पैरेलल है। तो पहले आपका कंजम्पशन डी और एफ पॉइंट दोनों बराबर है, यानी पहले कंजम्पशन इतना था, अब कंजम्पशन इतना हो गया, तो ये चेंज इन, ये क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन। अब पहले आपका इनकम ये था, अब ये हो गया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन इनकम। तो अगर आपसे पूछे कि भाई एमपीसी क्या हुआ, सबको पता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई होगा। चेंज इन सी क्या है, ईएफ, और चेंज इन वाई क्या है, डीएफ। बस इजी था, मतलब खाली डायग्राम बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। देखो बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आरटीआई डाल करके कॉपी लेके आते हैं, बोलते हैं सर पूरा का पूरा लिखे फिर भी हम फेल हो गए। तो फेल होने का यही कारण है कि वो लोग डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो आपको डायग्राम भी बनाना है। ये पॉइंट नोट में लिख सकते हो कि अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तो एमपीसी हर जगह सेम होगा, कर्व होगा तो डिफरेंट होगा। अब डिफरेंस बिटवीन एपीसी एमपीसी आया नहीं है, फिर भी अपने पढ़ के जाते हैं, कुछ तो आ ही सकता है। एपीसी क्या है सबको पता है, सी बाई वाई। एमपीसी क्या है सबको पता है, चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। एपीसी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है जब इनकम बढ़ता है, एमपीसी रिमेन कांस्टेंट भी रह सकता है कब, स्ट्रेट लाइन हो, या डिक्रीज करेगा कब, जो कर्व शेप में हो। एपीसी डिक्लाइंस एट अ लोअर रेट, देखो 0.7, 0.6, 0.5, देखो धीरे धीरे गिर रहा था। एमपीसी 0.5 के बाद 0.3। एपीसी मे और मे नॉट कांस्टेंट, लेकिन एमपीसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑलवेज वर्ड का मतलब होता है हमेशा, लेकिन हमेशा कब कांस्टेंट रहेगा, जब वो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। एपीसी मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ, अब जैसे ये 60% है, 0.6 है, इसका मतलब 60% आपका टोटल इनकम का आप टोटल खर्चा कर रहे हो। आप 10,000 कमा रहे हो, 6,000 खर्च कर रहे हो। एमपीसी 0.6 क्या बताता है कि आपका जो इंक्रीज्ड इनकम है, 10 से 20 अगर आपका इनकम हुआ तो आपका खर्चा जो इंक्रीज्ड इनकम है यानी 10,000, उसका आप 60% 6,000 खर्च किए, तो ये है। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैं आपको क्या क्या बता दिया, अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और डेफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया जो एग्जाम में आया था। इसके अलावा एपीसी बता दिया, एमपीसी बता दिया। ठीक, आगे देखो, अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन आर डिफरेंट विथ शॉर्ट रन फंक्शन। देखो मैं पहले यहां समझाता हूं, यही समझाता हूं। ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये समझो। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन आपका इस प्रकार बनता है, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन आपका इस प्रकार बनता है। ठीक, तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को आप समझिएगा। शॉर्ट रन में आपके पास ए बोल करके कंपोनेंट है, लॉन्ग रन में ए बोल करके कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ए क्या होता है, ए होता है जब आपका इनकम 0 हो तो आप जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करोगे वही आपका ये होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन क्या लॉन्ग रन में ए बोल करके कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। लॉन्ग रन में अगर आप बुद्धिमान इंसान हो, फर्स्ट डे से अपना सेविंग करते जा रहे हो, तो आपका लॉन्ग रन में तो कभी इनकम 0 हो ही नहीं सकता है। आप कुछ म्यूचुअल फंड करके रखे होगे, आप कुछ LIC करके रखे होगे, आप कुछ FD करके रखे होगे, तो
ये सारा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सेविंग करके रखा है, उससे आपको तो इनकम आ रहा है। तो इनकम आ रहा है तो आपके पास ए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए लॉन्ग रन में जो कर्व स्टार्ट होता है कंजम्पशन का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब देखो, इन द शॉर्ट रन वी फाइंड अ मिनिमम सबसिस्टेंस कंजम्पशन रिक्वायर्ड irrespective of level of income. Hence, diagrammatically, short-run consumption function has a positive intercept on consumption axis. Positive intercept का मतलब यही होता है, ये वाला आपको पता है ग्राफ में ये y y डैश होता है और ये x x डैश होता है। ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, इसी तरह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब ये पॉजिटिव पोर्शन पे कट कर रहा है। आगे देखो, but economist Kuznets suggest that there exists a proportional relation between level of consumption expenditure and level of national income. It implies that long-run consumption function is a rising function of the level of income with zero intercept. Zero intercept मतलब origin पे कट कर रहा है। इसका intercept कहाँ हो रहा है? देखो ध्यान से, origin पे हो रहा है। Hence, long-run consumption function can be expressed as C is equal to by. तो शॉर्ट रन में क्या होता था? C is equal to A plus by. अब यहाँ तो A है ही नहीं, तो क्या होगा? C is equal to by. Diagrammatically, long run consumption function is upward rising straight line passing through the origin. ठीक, अब इस पे भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन कहाँ आया है? अच्छा, डिफरेंस पहले देख लो, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या है। पहला तो शॉर्ट रन में C is equal to A plus by होता है, लॉन्ग रन में C is equal to by होता है। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन। नॉन प्रोपोर्शनल क्यों होता है बच्चों? देखो ध्यान से, अब C इज इक्वल टू by है तो ये मान लो 800 प्लस 0.6y है। अब अगर आपका इनकम 10,000 है, जब इनकम 10,000 है तो ये 800 तो रहेगा, प्लस 0.6 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा? 6,000। तो ये हो गया 6,800। इसी प्रकार अगर आपका इनकम 20,000 है तब क्या होगा? 800 तो रहेगा, प्लस ये हो गया 6 दूनी 12,000, 20,000 का 60%, 12,800। तो इनकम आपका डबल हो रहा है, 10 से 20। ये 6,800 से 13,600 तो नहीं हो रहा है, 12,800 ही हो रहा है। तो प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज यहाँ देखोगे आप, अगर ये ऐसे रहता 0.6y होता, तो जब इनकम 10,000 होता तो ये 6,000 होता, जब इनकम 20,000 होता तो ये भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होके क्या हो जाता? 12,000 हो जाता। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता। इन द शॉर्ट रन एट एवरी पॉइंट ऑफ इनकम एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी रहता है, बट लॉन्ग रन में एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो, एक होता है बच्चों शॉर्ट रन, एक है हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, और लॉन्ग रन में क्या होता है? C इज इक्वल टू बी वाई। एमपी से क्या होता है? चेंज इन C बाई चेंज इन Y। इसको हम लिख सकते हैं DC बाई DY। इसी तरह यहाँ पे भी MPC इज इक्वल टू चेंज इन C बाई चेंज इन Y DC बाई DY, यानी हमको कंजम्पशन का डेरिवेटिव करना है। अब DDY ऑफ A प्लस BY, C का वैल्यू पुट करो। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। BY में B इंटू DY बाई DY क्या होगा? 1 रहेगा। तो बच्चा क्या हमारा? B आया। और यहाँ देखो DDY ऑफ BY, तो B तो हमारा B ही रहेगा। DY बाई DY 1 बचा, यानी क्या आंसर आया? B आया। तो कहने का मतलब है कि चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो,
एमपीसी का वैल्यू सिर्फ बी ही आना है। ठीक, अब देखो एपीसी का वैल्यू क्या आता है। एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई होता है ए प्लस बी वाई बाई वाई और ए बाई वाई प्लस बी वाई बाई वाई, ए बाई वाई प्लस बी की जगह हम एमपीसी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि एमपीसी में कोई चीज जोड़ा जा रहा है तब एपीसी आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। अब लॉन्ग रन में देखो एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई और सी का वैल्यू होता है बी वाई बाई वाई, वाई वाई कट गया, क्या बचा बी। तो अपने बोल सकते हैं लॉन्ग रन में एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा यही चीज का रिलेशन यहाँ पे बताया गया था, इसी रिलेशन को यहाँ बता रहा था कि इन द शॉर्ट रन एट एवरी level of income APC is greater than MPC irrespective of the nature of consumption function, but in the long run APC is equal to MPC for the straight line nature of the consumption curve। अब ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, जो मैं अभी आपको समझाया ये आ चुका है 1990 में। राइट द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा मैं आपको अभी बताया वही चीज है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं कंजम्पशन फंक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेविंग्स फंक्शन में। सेविंग फंक्शन बच्चों, सेविंग फंक्शन क्या है? अभी देखे कंजम्पशन फंक्शन था सी इज इक्वल टू एफ वाई, इसी तरह सेविंग फंक्शन है सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। भाई कंजम्पशन हो या सेविंग है, दोनों इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा। कंजम्पशन में क्या होता है? द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। सेविंग में होता है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कंजम्पशन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। लेकिन सेविंग्स का डायग्राम कुछ ऐसे है। ये सेविंग का कर्व है। बोलोगे भैया ये नेगेटिव क्यों हो रहा है? बच्चों इसके चलते, ये मैंने कहा ना कि जब आपका इनकम जीरो होता है तो आपका कंजम्पशन तो जीरो नहीं होता है, तो आप कंजम्पशन करते कहाँ से हैं? जीरो इनकम पे पास सेविंग से। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? माइनस से। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स that part of income which is not spent for consumption is called savings। इनकम का वो पार्ट जिसको हम कंज्यूम नहीं करते क्या कहलाता है? सेविंग्स कहलाता है। यहाँ पे भी स्टेबल डिपेंडेंसी रिलेशन रहता है इनकम और सेविंग के बीच। भाई स्टेबल इसलिए कि आपका इनकम जब 10 आ रहा है तो सेविंग 3000 होगा, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम प्रोपेंसिटी टू सेव है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब एक चीज देखो, आप ध्यान से देखना। अभी आपने देखा कि सी कंजम्पशन ए प्लस बी वाई होता है और आपको पता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है और सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? वाई माइनस सी होता है। और सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी वाई। और सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस ए, ब्रैकेट ओपन होने से ये माइनस बी वाई हो जाएगा। माइनस ए को हम यहाँ लिखते हैं प्लस वाई माइनस बी वाई, माइनस से हम y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो c इज इक्वल टू
ए प्लस बी वाई होता है, और एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। बच्चों ध्यान दो, अभी मैंने कहा कंजम्पशन में जो ए होता है सेविंग में वही माइनस ए होता है, ये माइनस ए को डिनोट कर रहा है, माइनस ए। बी तो एमपीसी होता है, 1 माइनस बी क्या होता है, तो बच्चों इसको समझाने के लिए ये देखो, अभी मैं आपको बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, हाँ या ना। और एमपीसी आपको पता है, एमपीएस क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी। और एमपीसी को दर्शाते कैसे, बी से, तो 1 माइनस बी किसको डिनोट कर रहा है, ये एमपीएस को ही तो कर रहा है। The characteristics of saving function are saving function represent a fixed and specific relationship और MPS 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों सेम एग्जांपल अपने को लेना है। MPS क्या होता है, चेंज इन S बाई चेंज इन Y। भाई कंजूस और अय्यास वाला एग्जांपल अपने को लेना है। एक कंजूस होता है, दूसरा अय्यास होता है। कंजूस क्या करेगा, 10,000 में पूरा का पूरा 10,000 बचा लेगा, तो एमपीसी क्या आएगा, 1। अय्यास क्या करेगा, 10,000 में उसके पास कितना बचेगा, 0, तो 0। हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोग का एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। एपीएस लगातार बढ़ता जाएगा, देखो 0.3, 0.4, 0.5 बढ़ रहा था। और एमपीएस भी क्या होगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ता जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रहेगा, और कर्व शेप में रहेगा तो बढ़ेगा। वो क्या था, 0 पॉइंट, यहाँ पे एक बार मैं टेबल देखता हूँ, देखो 0.5 था, फिर 0.3 हो गया, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, एपीसी एमपीसी पढ़ लिया, एपीसी एमपीसी में क्या शॉर्ट रन लॉन्ग रन में रिलेशन है वो पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, एपीएस के बारे में जानना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये तो वही है, सेविंग बाय इनकम होता है, लेकिन डायग्रामेटिकली क्या करोगे, हर चीज को डायग्रामेटिकली समझाना है आपको। ये आपका एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस ये वाई डैश है, ये आपका सेविंग कर्व है, ये आपका पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। डी से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे एम, ई से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे M1। बच्चों एपीएस होता है क्या है, एस बाई वाई होता है, तो पॉइंट डी पे एपीएस क्या होगा, सेविंग। सेविंग हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे ले रहे तो सेविंग हो गया मेरा डीएम, और इनकम में एक्स एक्सिस पे ले रहे तो ये हो गया ओएम। इसी तरह पॉइंट ई पे एपीएस क्या होगा, ई एम 1 अपॉन ओ एम 1। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पे। 1999 में आया था, डॉट डायग्राम टू शो हाउ नेशनल इनकम डिटरमाइन कंजम्पशन एंड सेविंग। बच्चों नेशनल इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, आपको डायग्रामेटिकली ऐसे शो करना है, इस प्रकार से। मैं यहाँ साइड में फिर से बना दे रहा हूँ, ये तो आपका एक्स एक्सिस था ही, और ये जो 45 डिग्री लाइन है ना, 45 डिग्री लाइन, यही आपका नेशनल इनकम का लाइन है। ये आपका कंजम्पशन कर्व है, और ये आपका सेविंग कर्व है, कट नहीं करेगा एक दूसरे को, थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही तिरछा बन गया। ये कंजम्पशन है, जैसे ये देख रहे हो, ये धीरे धीरे सेविंग और कंजम्पशन के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, बट एक दूसरे को टच नहीं करेगा। मेरा डायग्राम गलत हो गया।
तो आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग भी बढ़ रहा है, बट कंजम्पशन का रेट क्या है, इनकम से कम है, और सेविंग का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से ज्यादा है। सॉरी। और ये तो पूरा भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल आपको समझाया कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आया है, देखो। How does the Keynesian consumption function determine concerned saving function? How would you derive the saving function from Keynesian consumption function? तो ये सारा का आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, डिफाइन एमपीसी और एमपीएस, तभी एपीसी और एपीएस। तो एपीसी एमपीसी कर चुके थे, एपीएस ऊपर आपको डायग्राम समझाई दिया। यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट है कि रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग इज कॉल्ड एपीएस, और एपीएस होता है सेविंग बाई इनकम। लेकिन बेटा अभी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि अगर खाली इतना लिखोगे तो 2 में आधा मिलेगा। आप डायग्राम जब बना लोगे और डायग्राम के बाद 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखोगे तब पूरा मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको ये वाला नहीं दिखाना है, ये वाला जो पोर्शन है स्लोप वाला मत दिखाना, चल जाएगा, यहीं तक रखना, इसको काटो। क्या है वो आपके काम का विषय वस्तु नहीं है। अब एमपीएस क्या होता है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखो एमपीएस क्या है, एक्स एक्सिस हुआ, ओरिजिन हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ये आपका सेविंग कर्व है। ये पॉइंट डी था तो डी से नीचे लाया डीएम हो गया, ये पॉइंट ई था, ई से नीचे है ईएम1 हो गया। आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो ये क्या शो करेगा, चेंज इन इनकम को, और ये क्या शो करेगा, चेंज इन सेविंग को। तो अगर हमसे पूछा जाएगा पॉइंट ई पे एमपीएस क्या है तो क्या बोलेंगे, चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई, और चेंज इन एस कितना है ई एफ, इस पॉइंट को नाम दे दो एफ, और चेंज इन वाई क्या है डी एफ। हो गया। मतलब आपको डेफिनेशन देना है, उसके बाद डायग्राम बना के और 2 लाइन उसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं क्या क्या कंप्लीट कराया मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट कराया, उसका डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एपीसी एमपीसी, एपीसी एमपीसी में क्या रिलेशन है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, सेविंग फंक्शन कराया, डेफिनेशन कराया, कैरेक्टरिस्टिक्स कराया, एपीएस कराया, एमपीएस कराया। तो आपका एक इस चैप्टर में देखो, आपका जो सिलेबस इनिशियली आपको बताया, ये जो सिलेबस में बताया, इस सिलेबस में अगर देखोगे तो ये 2 बहुत ही टफ भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। 20 नंबर का अटेंड करके 18 आराम से लाया जा सकता है। इसका मैं अभी 20% आपको इस वीडियो में खत्म करा दिया हूँ, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।